मुंबई के एक पॉश इलाके में सफेद संगमरमर से बनी एक आलीशान कोठी खड़ी थी, जो अपनी चमक दमक से पूरे शहर को अपनी तरफ खींचती थी। इसके बाहर सरसब्ज बाग, रंग बिरंगे फूल, साएदार पेड़ और बहता हुआ फव्वारा इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते थे, जबकि अंदर सोने चांदी की सजावट इसकी दौलत की गवाही दे रही थी। यह कोठी रवि कुमार की थी। रवि कुमार एक करोड़पति था, जिसके कपड़ों, रियल एस्टेट और होटलिंग के कारोबार से रोजाना लाखों रुपए की आमदनी होती थी। मगर रवि के महल जैसे दिल में लालच छुपा था और दौलत के नशे ने उसके अंदर हवस जैसी घिनौनी बीमारी पैदा कर दी थी। दोस्तों, यह मुंबई की एक सबक सिखाने वाली कहानी है, जो बताती है कि कैसे एक गरीब लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ताकतवर करोड़पति के गुरूर से जंग लड़ी। कोठी के इंतजाम के लिए नौकरों की फौज थी, जिनमें कड़कती सर्दी में सुबह 5 बजे बाग की सफाई करने वाले माली भी शामिल थे। कोठी के भारी लोहे के दरवाजों पर वो पहरेदार तैनात थे, जो अपनी ड्यूटी के दौरान पूरी रात जाग कर पहरा देते थे। घर के अंदरूनी हिस्सों में भी मुलाजिमों का तांता लगा रहता था, जिनमें रसोई की औरतें और सफाई वाला अमला शामिल था। इन तमाम मुलाजिमों में से एक लड़की का नाम प्रियंका था, जो एक निहायत गरीब, मासूम और बदकिस्मत लड़की थी। प्रियंका की उम्र महज 20 साल थी, लेकिन उसके कंधों पर अपनी बीमार मां सुमित्रा की जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ था। सुमित्रा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी में मुब्तला थी। उसे हर रोज तेज बुखार चढ़ता और जिस्म में दर्द का ऐसा हमला होता कि वह तड़प उठती। बीमारी की शिद्दत के बावजूद सुमित्रा एक नेक और खुशमिजाज औरत थी। वह शदीद तकलीफ में भी हर मिलने वाले से मुस्कुराकर मिलती थी। उसके बदकिस्मत बाप ने प्रियंका की पैदाइश के वक्त ही घर छोड़ दिया था। तब से उसने कभी अपने बाप की सूरत देखी न आवाज सुनी। अस्पताल के डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि सुमित्रा की जान बचाने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, जो जितना खतरनाक था उतना ही महंगा भी। इस दौर के हिसाब से ऑपरेशन, अस्पताल के खर्च और दवाओं का कुल खर्चा कम से कम 5 लाख रुपए बन रहा था। डॉक्टर का कहना था कि अगर यह ऑपरेशन जल्द न किया गया तो सुमित्रा के पास शायद 6 महीने से ज्यादा जिंदा रहने का मौका नहीं होगा। माँ की जिंदगी बचाने के लिए प्रियंका रोजाना सुबह 4:30 बजे उठती, ताकि वक्त पर खाना बना सके और माँ को दवाएं दे सके। फिर वह पुराने नल के ठंडे पानी से सफाई करती और रोजाना अपने काम वाले कपड़े खुद धोती, ताकि कोठी में साफ सुथरी नजर आ सके। तमाम तैयारी के बाद वह 5 किलोमीटर का फासला पैदल चलकर रवि की कोठी आती, ताकि किराए के चंद पैसे बचा सके। वहां वह सारा दिन जान तोड़ मेहनत करती, जिसमें सुबह 6 से रात 10 बजे तक बाग की सफाई, रसोई में मदद और भारी बर्तन धोना शामिल था। रात 10 बजे जब दुनिया आराम कर रही होती, वह थकी हारी वापस अपनी माँ के पास उस छोटे से अंधेरे कमरे में पहुंचती। वहां पहुंचकर प्रियंका दोबारा चूल्हा जलाती और माँ के लिए ताज़ा खाना बनाती और बुखार तेज होने पर आधी रात तक ठंडे पानी की पट्टियां करती। अगर माँ को जिस्म में दर्द की लहरें उठती तो वह उनका सर और पांव दबाती रहती और पूरी रात जाग कर उनकी देखभाल करती। प्रियंका की तनख्वाह सिर्फ 15,000 थी, जिसमें किराया, राशन और दवाएं बड़ी मुश्किल से पूरी होती थीं। वह अक्सर सहेलियों से थोड़ा थोड़ा कर्ज भी लेती थी। ऐसे में 5 लाख रुपए का एक मुश्त इंतजाम करना उसके लिए नामुमकिन ख्वाब था, जो उसे अपनी जिंदगी में कभी पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। प्रियंका की दोस्त श्वेता अक्सर कहती, प्रियंका, तुम इतना काम करके खुद को खत्म कर लोगी, आखिर माँ के इलाज के इतने पैसे कहाँ से आएंगे? प्रियंका नम आंखों से जवाब देती, श्वेता, मैं तो लोगों से मदद मांगती हूँ। कुछ तरस खाते हैं और कुछ दुत्कार देते हैं, मगर मेरा भगवान पर भरोसा है। रवि अक्सर बालकनी से प्रियंका को काम करते देखता और उसकी सादगी के बारे में सोचता। प्रियंका बिना किसी बनाव श्रृंगार के भी बेइंतहा खूबसूरत थी। वह एक नेक और ईमानदार लड़की थी, जो अपनी माँ से जान से ज्यादा प्यार करती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब भी रवि अपनी बड़ी गाड़ी में बाहर जाता तो वह जानबूझकर गाड़ी धीरे करता, ताकि प्रियंका को अपनी हवस भरी आंखों से देख सके। एक दिन रवि ने अपने राजदार दोस्त आशीष से कहा, मैं इस प्रियंका को हासिल करना चाहता हूँ, मगर वह उसूल पसंद है, सीधे कहने पर नहीं मानेगी। आशीष ने घटिया मशविरा दिया, वह एक मजबूर लड़की है, अगर तुम उसे इलाज की भारी रकम का लालच दो तो वह जरूर तुम्हारी बात मान जाएगी। इस शैतानी बात को सुनकर रवि के दिमाग में एक शर्मनाक योजना आई, जिसने इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी थीं। एक दिन रवि ने खामोशी से प्रियंका को अपने प्राइवेट स्टडी रूम में बुलवाया, जहां प्रियंका किसी अनजाने खौफ से डरते हुए पहुंची। उसने कांपती आवाज में पूछा, साहब, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी चाहती हूँ। बरा करम मुझे नौकरी से ना निकालें, क्योंकि मेरी माँ की जिंदगी इसी काम पर है।
रवि ने मक्कारी भरे नरम लहजे में कहा। नहीं काजल, कोई मसला नहीं है, तुम बैठ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में कुछ अहम बात करना चाहता हूँ। प्रियंका कुर्सी के कोने पर बैठ गई, मगर दिल में खौफ था। रवि ने कहा, प्रियंका, मैं तुम्हारी माँ के कैंसर और ऑपरेशन के 5 लाख रुपए के बारे में जानता हूँ। माँ की तकलीफ का जिक्र सुनकर प्रियंका रो पड़ी और बोली, जी साहब, डॉक्टर ने 5 लाख रुपए बताए हैं, जो मेरी औकात से बाहर है। रवि मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम्हारे साथ बहुत हमदर्दी है और तुम एक बहुत अच्छी और मेहनती लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस मुश्किल में मदद करना चाहता हूँ। प्रियंका को अपने कानों पर यकीन न आया और मासूमियत से पूछा, क्या वाकई आप मेरी मदद करेंगे साहब? रवि ने जवाब मैं तुम्हारी दिया, माँ का बेहतरीन ऑपरेशन करवा दूंगा और सब पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरी सिर्फ एक छोटी सी शर्त है। मदद की बात सुनकर जहां प्रियंका को खुशी हुई, वहां उसके दिल में अचानक से डर उठा और उसने शर्त के बारे में पूछा। रवि ने ढिठाई से हकीकत दिखाई। तुम्हें 2 माह तक शहर से बाहर मेरे फार्म हाउस पर मेरे साथ रहना होगा। वहां सिर्फ तुम और मैं होंगे। तुम कोई सवाल नहीं पूछोगी, जैसा मैं कहूंगा बस तुमने वैसा ही करना है। अगर तुम ये शर्त मान लो तो मैं लाखों रुपए अस्पताल में जमा करवा दूंगा। प्रियंका को लगा कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वह हैरानी से बोली, मैं आपकी बात समझी नहीं, आप एक शरीफ इंसान होकर ये क्या कह रहे हैं? रवि ने घिनौना सौदा साफ किया। 2 महीने तक तुम मेरे नाम हो जाओ, इसके बदले में 5 लाख दूंगा, जिससे तुम्हारी माँ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। रवि की बात सुनकर प्रियंका का जिस्म गुस्से से कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह दरिंदा उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी इज्जत खरीदना चाहता है। उसने बड़ी मुश्किल से आंसू रोके और बहाना बनाया, साहब, आपने अचानक इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं सन्न हो गई हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दें ताकि मैं सोच सकूं। मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे अभी घर जाना होगा। रवि मक्कारी भरे अंदाज में मुस्कुराया। ठीक है काजल, जाओ और ठंडे दिमाग से सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और उसे जाने दिया। प्रियंका वहां से फौरन निकल आई। उसे दीवारें अपने ऊपर गिरती हुई महसूस हो रही थीं। वह पिछले हिस्से में जाकर फूट फूट कर रोई, फिर जबरदस्ती खुद को संभाला और बाकी काम खत्म किया ताकि रवि को शक न हो। पूरा दिन जिंदा लाश की तरह गुजरा। शाम को जब वह माँ के पास पहुंची तो सुमित्रा ने तड़प कर पूछा, बेटा क्या बात है, तुम्हारा रंग इतना पीला क्यों है? क्या कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है? प्रियंका ने मुस्कुराने की बहुत कोशिश की, मगर जब्त न कर सकी और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह माँ के सीने में सिर छुपाकर हिचकियां लेती रही। सुमित्रा ने ममता से कहा, बेटा अगर मेरी बीमारी तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत है तो मैं दुआ करूंगी कि मर ही जाऊं। प्रियंका ने तड़प कर कहा, नहीं माँ, मगर एक शख्स ने आपके ऑपरेशन के बदले एक निहायत गंदी और शर्मनाक शर्त रखी है। जब प्रियंका ने हिम्मत जुटाकर रवि की घिनौनी शर्तें माँ को बताईं तो सुमित्रा बहुत देर तक गुमसुम खड़ी रही और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने बेटी का चेहरा हाथों में लिया और कहा, बेटा मेरी तमन्ना तुम्हारी इज्जत है, मैं यह शर्मनाक सौदा कबूल नहीं करूंगी, मैं मरना पसंद करूंगी। सुमित्रा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्रियंका ने रोते हुए पूछा, लेकिन माँ अगर ऑपरेशन न हुआ तो कैंसर आपको मुझसे छीन लेगा? सुमित्रा ने पक्के लहजे में जवाब दिया, नहीं बेटा, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हलाल की रोटी खाने वाले लोग हैं, हमें अपनी इज्जत को हर हाल में बचाना है। उस रात प्रियंका एक लम्हा न सो सकी और माँ की तड़पती हालत को देखती रही। उसका जहन कई सवालों का ठिकाना बना हुआ था। वह सोचती कि शर्त मान लूं तो माँ बच जाएगी, लेकिन फिर ख्याल आता कि मेरा ज़मीर और रूह हमेशा के लिए मर जाएगी और मैं जीते जी लाश बन जाऊंगी। वह सोच रही थी कि क्या मैं दोबारा आईने में अपना अक्स देख पाऊंगी? क्या मेरी माँ यह चाहती है कि मैं उसकी खातिर खुद को गुनाह में झोंक दूं? यह दर्दनाक रात किसी भी कमजोर इंसान को खत्म कर सकती थी, लेकिन माँ की दी हुई नेक परवरिश ने प्रियंका में एक नई हिम्मत पैदा कर दी थी। अगली सुबह प्रियंका एक साफ फैसले के साथ उठी कि वह रवि की शर्त हरगिज नहीं मानेगी, चाहे उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। उसने सोई हुई माँ को प्यार से देखा और वादा किया, माँ मैं यह पाप कभी नहीं करूंगी, चाहे मुझे फांकों से ही क्यों ना मरना पड़े। प्रियंका को शक था कि रवि उसे निकाल देगा, इसलिए उसने अपना मोबाइल खामोशी से रिकॉर्डिंग पर लगाकर अपनी कमीज की जेब में छुपा लिया। जब वह रवि के कमरे में पहुंची तो वह बड़े अहंकार के साथ जवाब का इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, हाँ प्रियंका, तो क्या फैसला हुआ? प्रियंका ने चट्टान की तरह मजबूत आवाज में कहा, नहीं साहब, मैं यह गुनाह नहीं कर सकती, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी क्योंकि यही मेरा असली जेवर है। रवि ने गुस्से में आकर वही तमाम घिनौनी बातें, धमकियां और मकरूह इरादा दोबारा दोहराया जो प्रियंका के फोन में साफ रिकॉर्ड हो गया। रवि का चेहरा सुर्ख हो गया और वह दहाड़ कर बोला, अभी के अभी दफा हो जाओ और याद रखना
अब तुम्हें पूरे मुंबई में कहीं काम नहीं मिलेगा। प्रियंका को बिना किसी तनख्वाह के जलील करके निकाल दिया गया। अब उसके पास सिर्फ उसकी पाकीज़ा इज्जत बाकी थी और कोई सहारा नहीं था। इस वाकये के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए और रवि ने वाकई अपने असर व रसूख से उसे कहीं भी काम नहीं मिलने दिया। उसकी सहेली श्वेता ने रोते हुए पूछा, प्रियंका, अब हम क्या करेंगे? घर में आटा भी नहीं और माँ की हालत बिगड़ रही है। उसने हिम्मत न हारी और छुपकर दूर दराज के घरों में बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया, मगर इस मामूली रकम में किराया और दवा का इंतजाम नामुमकिन था। 2 महीने गुजर गए और इलाज न मिलने से सुमित्रा की हालत निहायत खराब हो गई। एक दिन वह अचानक बेहोश होकर बिस्तर से नीचे गिर गई। प्रियंका हवास खोकर पड़ोसियों की मदद से मां को सरकारी अस्पताल पहुंची ताकि वहां उनका इमरजेंसी इलाज शुरू हो सके। डॉक्टर ने मुआयने के बाद अफसोस से कहा, तुम्हारी मां की हालत नाजुक है, कैंसर फेफड़ों तक फैल रहा है। फौरन ऑपरेशन न हुआ तो वह चंद दिन भी नहीं बच पाएंगी। यह सुनकर प्रियंका के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ऑपरेशन के लिए लाखों रुपये चाहिए थे और उसके पास 1000 रुपये भी नहीं थे। प्रियंका को हर तरफ मां की मौत का साया नजर आने लगा। वह अस्पताल के फर्श पर बैठकर रोने लगी, लेकिन उसी लम्हे उसे एक अहम बात याद आई। उसे रवि कुमार के साथ की गई वह रिकॉर्ड की गई बातचीत याद आई जो उसने सुरक्षित की थी, क्योंकि उसे रवि की दुश्मनी का शक था। उसने सोचा कि अब खामोश रहना मां के कत्ल के बराबर होगा। अगर मैं यह सच्चाई मीडिया को बता दूं तो शायद कोई दर्द दिल रखने वाला इंसान मदद करे। प्रियंका ने भागदौड़ के बाद एक ईमानदार पत्रकार आरुष को ढूंढा, जो एक मशहूर टीवी चैनल के लिए काम करते थे और मजलूमों की आवाज थे। प्रियंका ने उनसे मिलकर रोते हुए कहा, साहब, मेरी एक बड़ी कहानी है और मेरे पास सबूत भी है। अगर आप मदद करें तो मां की जान बच जाए। आरुष ने जब रिकॉर्डिंग सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने कहा, बेटी, तुम बहादुर हो। अगर तुम इजाजत दो तो मैं यह सबूत पूरी दुनिया को दिखा दूं। प्रियंका ने पुरज़्म लहजे में कहा, हाँ साहब, कृपया जो करना है जल्दी करें। आरुष ने उसी वक्त अपनी टीम के साथ इस केस पर काम शुरू कर दिया। अगले ही दिन पूरे देश के अखबारों और टीवी चैनलों पर यह खबर धमाके की तरह छा गई। रवि कुमार की घिनौनी और शर्मनाक शर्त, अस्पताल से बीमार मां की तड़पती हुई तस्वीरें दिखाई गईं और रवि के काले कारोबार और हवस की कहानी सबके सामने बेनकाब हो गई। फिर क्या था, यह कहानी सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई और जस्टिस फॉर प्रियंका के ट्रेंड पूरी दुनिया में टॉप करने लगे। लाखों लोग वीडियो शेयर करने लगे और हर कोई रवि कुमार पर अपनी नफरत निकाल रहा था और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। मुंबई की सड़कों पर रवि के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और लोग उसे मिसाल बनाने के लिए बैनर उठाए निकल आए। बहुत से नौजवान रवि की आलीशान कोठी के सामने जमा हो गए और वहां नारेबाजी करते हुए कोठी पर भारी पथराव भी किया। जन दबाव और सबूतों को देखते हुए पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और रवि कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में रवि के अन्य काले धंधे, जमीनों पर कब्जे और टैक्स चोरी के सबूत भी मिल गए, जिससे उसका केस मजीद संगीन हो गया। रवि पर हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे, जिस पर उसने पहले तो अपनी दौलत के जोर पर केस दबाने की नाकाम कोशिश की। जब उसे लगा कि वह फंस चुका है तो उसने प्रियंका को खुफिया संदेश भेजा कि प्रियंका, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा, बस तुम सबूत वापस ले लो। प्रियंका ने रकम ठुकराते हुए जवाब दिया, नहीं साहब, मेरी पाकीज़ा इज्जत और मां के आंसुओं की कोई कीमत नहीं। अब जो सच है वही दुनिया देखेगी। अब रवि की हर चाल उलटी पड़ गई और सरकार ने जनता के गुस्से को देखते हुए उसके तमाम बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। पूरे शहर के लोगों ने नफरत की वजह से उसकी तमाम दुकानों का बहिष्कार कर दिया और उसके करीबी कारोबारी साथी उसे तन्हा छोड़ गए। उसकी बरसों की बनाई हुई साख चंद घंटों में बर्बाद हो गई और पूरे शहर में उसका नाम एक जलील इंसान के तौर पर मशहूर हो गया। लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका के लिए कुदरती दरवाजे खुल गए और हिम्मत हमारी नामक संस्था ने उसकी मां के ऑपरेशन का तमाम खर्चा उठाने का ऐलान कर दिया। संस्था ने सुमित्रा को सरकारी अस्पताल से निकालकर मुंबई के सबसे बेहतरीन और महंगे अस्पताल में दाखिल करवा दिया, जहां आधुनिक सुविधाएं थीं। वहां बेहतरीन विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाई गई और प्रियंका हर पल अस्पताल में मां के पास रहकर उनकी हिम्मत बंधाती रही। जिस दिन ऑपरेशन था, प्रियंका का दिल परेशान था, लेकिन वह लगातार भगवान के सामने सजदा करके रो रही थी कि मां को उससे न छीना जाए। 3 घंटे के इंतजार के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो प्रियंका, तुम्हारी मां का ऑपरेशन कामयाब रहा और वह खतरे से बाहर है। प्रियंका खुशखबरी सुनते ही अस्पताल के फर्श पर शुक्र का सजदा करने लगी और उसकी आंखों के आंसुओं ने वहां मौजूद हर आंख को नम कर दिया। 2 हफ्तों के बेहतरीन इलाज के बाद
जब सुमित्रा मुकम्मल तौर पर होश में आई और उठने के काबिल हुई तो उसने अपनी बहादुर बेटी को प्यार से देखा। प्रियंका अब वह खौफजदा लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक आत्मविश्वास से भरी लड़की बन चुकी थी। माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुमने मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। सुमित्रा ने अपनी बेटी को ढेरों दुआएं दीं और दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर देर तक खुशी के आंसू रोती रहीं। प्रियंका की इस बेमिसाल बहादुरी की खबर सुनकर मुंबई के एक मशहूर व्यापारी जो डिजाइनिंग का बड़ा काम करते थे, उनका दिल पिघल गया। उन्होंने प्रियंका को देखा कि वह कितनी सलीकेदार और मेहनती है। उन्होंने प्रियंका को अपने हस्तशिल्प केंद्र हैंडीक्राफ्ट सेंटर में उस्ताद बनने की पेशकश की। प्रियंका ने खुशी से यह काम कबूल कर लिया। अब वह फैक्ट्री की अनपढ़ और जरूरतमंद औरतों की गुरु और राहगीर बन चुकी थी। उसे इस काम के बदले इतनी तनख्वाह मिलती थी कि वह अपनी माँ का हर ख्वाब पूरा कर सके, और उसे इस काम में दिल्ली सुकून भी मिलता था। पूरे मुंबई शहर में अब प्रियंका का नाम निहायत सम्मान से लिया जाता है और हर शख्स उसे हिम्मत वाली लड़की के नाम से जानता है। शहर के स्कूलों और कॉलेजों में अब प्रियंका की यह कहानी एक सबक सिखाने वाली मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है कि कैसे उसने जालिम का मुकाबला किया। शहर के मेयर ने प्रियंका की सेवाओं के सम्मान में उसके नाम से एक रिलीफ फंड का ऐलान किया है ताकि गरीब औरतों की मदद हो सके। प्रियंका अब एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी है और वह अक्सर कार्यक्रमों में लड़कियों को संदेश देती है कि अपनी इज्जत का सौदा मत करना। रवि कुमार को अदालत ने तमाम सबूतों की बुनियाद पर उम्र कैद की सजा सुनाई और उसकी तमाम संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। वह अब जेल की अंधेरी सलाखों के पीछे अपनी हवस की सजा काट रहा है। जिस दौलत पर उसे गुरूर था वही उसे रुसवाई से न बचा सकी। लेकिन हमारी प्रियंका अपनी माँ के साथ अब एक निहायत पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजार रही है, जिसकी बुनियाद सच्चाई पर रखी गई है। उसकी माँ अब बिल्कुल तंदुरुस्त है और वह दोनों अक्सर शाम को उसी बाग में टहलती हैं जहाँ कभी प्रियंका ने नौकरी की थी। लेकिन अब वह आजाद हैं। प्रियंका ने साबित कर दिया कि अगर इंसान के इरादे नेक हों और वह अपने उसूलों पर कायम रहे तो ईश्वर की मदद जरूर शामिल होती है। मुंबई की जनता आज भी इस वाक्य को याद करती है और प्रियंका को अपनी बेटी मानती है, जिसने शहर का नाम रोशन किया। रवि कुमार का वह सफेद संगमरमर का महल अब एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया है, जहां अनाथ बच्चों की परवरिश की जाती है। प्रियंका अक्सर इन बच्चों से मिलने जाती है और उन्हें सिखाती है कि जिंदगी में कभी किसी जालिम के सामने सिर मत झुकाना। उसकी सहेली श्वेता भी अब उसके साथ हस्तशिल्प केंद्र में काम करती है और वह दोनों मिलकर समाज की बेहतरी के लिए प्रयासरत हैं। प्रियंका की मां सुमित्रा हर रोज अपने रब का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे ऐसी बहादुर बेटी अता की जिसने अंधेरों में चिराग जलाया। दोस्तों, इस लंबी और सबक सिखाने वाली कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इज्जत और ज़मीर पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। जो शख्स मुश्किल तरीन हालात में भी सच और हिम्मत का रास्ता नहीं छोड़ता, पूरी कायनात उसकी मदद के लिए उठ खड़ी होती है। सच्चाई का रास्ता कांटों भरा और कठिन जरूर होता है, मगर इसका अंजाम हमेशा खूबसूरत और स्थायी होता है। कैंसर जिस्म की बीमारी थी जिसे डॉक्टरों ने ठीक किया, मगर समाज की नैतिक बीमारी को प्रियंका की हिम्मत ने जड़ से उखाड़ फेंका। ईश्वर का साथ, माँ की दुआएं और ज़मीर का इत्मीनान, यही इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी और असली जीत है। प्रियंका की कहानी हमें सिखाती है कि सिर झुकाकर जीने से बेहतर है सिर उठाकर सच के साथ मर जाना, क्योंकि सच कभी नहीं मरता।